हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हमारे चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जो टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेंगे, बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें से उसको हम देख लेंगे। और यहाँ पर अगर आपको इस चैप्टर, देखो चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आधे से ज़्यादा जो कंटेंट है वो क्लास 8th में आपने पढ़ा है। क्लास 8th में आपके पास एक चैप्टर आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बस दोनों जो चैप्टर हैं रिलेटेड हैं, या फिर आप कहेंगे कि काफ़ी हद तक सिमिलर आपके पास आते हैं। कुछ एक टॉपिक हैं जो आपके ज़्यादा या कम या अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये चैप्टर आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं अपने आप से, हमें बात करनी है थोड़ा सा क्रॉप इम्प्रूवमेंट की। क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फूड रिसोर्सेज की बात हो रही है। तो फूड रिसोर्सेज क्या क्या हमारे पास आते हैं, या तो प्लांट्स है या एनिमल है। तो प्लांट्स हमारे मेजर या प्राइमरी, या आप कहेंगे कि मेन जो फूड सोर्स है उसमें आते हैं। सेकेंडरी जो हमारा सोर्स है फूड का वो है एनिमल। तो हमें बेसिकली प्लांट्स के बारे में बात करनी कि प्लांट से कैसे प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, एनिमल से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है। आपने अपने आस पड़ोस में, अपने घर गांव में देखा होगा, अपने पेरेंट्स को आपने देखा होगा, ग्रैंड पेरेंट्स को आपने देखा होगा, या आसपास आपने देखा होगा, ठीक है। तो गार्डनिंग तो देखो सभी करते हैं, बस कुछ वैसे ही होती है। यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन के जो मेथड्स होते हैं और जो स्टेप्स होते हैं कुछ वैसे ही होते हैं। तो ये चैप्टर क्योंकि इजी है हमारा, इसीलिए हम इसको रिवाइज करेंगे, टॉपिक को एक बार देख लेंगे क्या क्या हमारे पास आता है और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर कि आपको डिफिकल्टी होती है। जैसे कि हमारे पास सेल चैप्टर है, जैसे कि हमारे पास टिश्यू चैप्टर है। तो ये अच्छे चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, इनमें आपको कंफ्यूजन हो भी सकती है। तो इनको हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू यहाँ पे रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे चीज़ों को। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम अच्छे से वहाँ पे समझ लेंगे। इस चैप्टर के अभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आपको नीड है तो आप लोग कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे। बट आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम बस रिवाइज करेंगे। प्रीवियस जो हमें क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चन को आपने नोट किया होगा, उनको आप रिवाइज कर लेंगे। आपके जो बुक है यहाँ पर उसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे, उनको आप पढ़ लेंगे। आपके क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए होंगे, उनको आप रीड कर लेंगे। इस चैप्टर के लिए इनफ है इतना। अगर आप इतनी चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं तो इनफ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट में हमारे पास आता है चैप्टर का नाम इम्प्रूवमेंट करना है हमें। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार करना है हमें, ठीक है। किस में? फूड रिसोर्सेज में। फूड रिसोर्सेज में हमें सुधार करना है। कैसा सुधार होना चाहिए? आपने कहा ऐसा सुधार कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो बढ़े, यहाँ पे जो क्वालिटी है वो भी बढ़े। यानी कि भोजन की, या जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, वो हमारे जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार हो, उसकी मात्रा जो है उसमें भी सुधार हो। अब देखो फूड जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो अनाज हो सकता है, वो दालें हो सकती हैं, फल सब्जियां हो सकती हैं, वो ऑयल हो सकता है, या एनिमल से मिलने वाले जो प्रोडक्ट है वो हो सकते हैं। तो हमने कहा कि हमें यहाँ पे गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है और हमें मात्रा का भी ध्यान रखना है। अच्छा, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है? तो हमने इसकी दो रीज़न मेनली पढ़े थे। पहला सबसे जो मेजर रीज़न है वो है यहाँ पे पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि जो है वो डे बाई डे हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने कहा कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो कम हो रही है। अब उसके बहुत सारे रीज़न है। हो सकता है कि आपने कहा कि डेवलपमेंटल जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहे होंगे, रोड बनती है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, शॉप बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जैसे हॉस्पिटल है या स्कूल्स हैं, ये बनते हैं। तो हमने कहा कृषि योग्य जो भूमि है वो पहले की तुलना में कम हुई है, ठीक है। तो हमने कहा कि दो मुख्य रीज़न हमारे पास आते हैं, दो मेन रीज़न हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से अब हमें क्या करना है, जितनी हमारे पास भूमि है, अगर हम प्लांट प्रोडक्शन की प्रोडक्ट की बात करें तो, यानी कि पादपों से मिलने वाले उत्पाद की बात करें, तो हमने कहा कि जो हमारे पास भूमि है, जितनी उपलब्ध हमारे पास भूमि है, हम उसी में क्या करें, उत्पादन को बढ़ाएं
और उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वालिटी है, उस पे भी हम काम करें। ऐसा ना हो कि क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होगी। तो हमें दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है। तो ये तो हमने समझ लिया कि चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो, हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरा स्टार्टिंग में हम ये समझते हैं कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हमने क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर कर लिए हैं, तो जब चैप्टर पूरा आपने पढ़ लिया तो अब आपको पता है कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम। सेकेंड आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड कैसे इंप्रूव करते हैं, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे टॉपिक हमारे पास आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने यही बोला है कि जो फूड प्रोडक्शन है वो क्या है, किस प्रकार का होता है, ठीक है, किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमने कहा फूड सोर्सेज हमारे दो आते हैं, प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स है, यानी कि जो मुख्य स्रोत हैं वो पादप स्रोत है और जंतु स्रोत है। क्योंकि इन्हीं से हम क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम हेटेरोट्रॉफ हैं, परपोषी हैं, हम अपने पोषण के लिए प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं। अब हमने कहा कि देखो, बेसिक से क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं, जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 6th 7th में जब हमने पढ़ा था फूड क्या होता है, फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं, हम फूड को क्यों ग्रहण करते हैं या फूड को क्यों इनटेक करते हैं, भोजन को हम क्यों ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो पोषण है, जो यहाँ पे न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं। हम जब पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करते हैं प्रॉपरली, यानी कि पूरी तरीके से अच्छी मात्रा में या सारे पोषक तत्वों को जब ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, हमें पता है कि हम फूड को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलती है, जो फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलो, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया है। ये आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे। बाकी सोर्स जो है न्यूट्रिएंट के वो हमें पता होने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, प्रोटीन का क्या है, फैट का क्या है। चलो, नेक्स्ट हमने कहा कि एक सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, हमें कौन कौन से वो कारक हैं जिन पर हम निर्भर रहते हैं या जो इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पे। देखो, नॉर्मली जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पौधों के बारे में, पादपों के बारे में या प्लांट्स या क्रॉप के बारे में। तो हम किसी भी चीज़ को जब हम उगा रहे हैं तो उसको उसके लिए हमें उससे क्या चाहिए, उत्पाद चाहिए। उसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसी जानकारी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं। देखो, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो फसलें हैं वो कैसे बढ़ती हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस फसल को कब बोया जाता है। ठीक है, किस फसल को कब बोया जाता है, इससे मतलब है कि किस फसल को टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता है, पानी की कितनी आवश्यकता है, डे लेंथ कितना वहाँ पे चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, किस न्यूट्रिएंट की अधिक आवश्यकता है, किस न्यूट्रिएंट की कम आवश्यकता है, पानी कितना खप रहा है, कितना पानी, कितनी पानी की आवश्यकता है। तो बेसिकली हमें क्या है, इफेक्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, क्लाइमेट एंड वाटर ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, हमें पता होना चाहिए कि पौधे की वृद्धि पर विभिन्न पोषक तत्व, जलवायु और पानी का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कब, कहाँ पर, कौन सी क्रॉप हमें क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ ईच फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप, फसल उपज बढ़ाने के लिए प्रत्येक कारक का संशोधन एवं प्रबंधन। अब इम्पोर्टेंट कारक क्या है, इम्पोर्टेंट कारक सबसे पहले तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस फसल को कब, किस मौसम में और किस मिट्टी में बोना चाहिए। उसमें आपने कहा कि सारे ही पोषक तत्व आ जाते हैं, पानी भी उसमें आ जाता है कि कितने पानी की आवश्यकता है। दूसरा, जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फसल को उगा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम यानी कि हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कोई जो कीड़ा है वही फसल को खराब कर रहा है, तो उसके लिए आपको जो मैनेजमेंट एक है और उसके लिए आपको जो सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर उपज बढ़ाने के लिए प्रत्येक कारक का संशोधन एवं प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, एक बार आप लोग इन्हें रीड करना है, नोट नहीं करना है। आपने नोट्स बनाए होंगे, इनकेस आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे की जो पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमें बताए गए हैं जो कि हमने यहाँ पर आगे एक टेबल के माध्यम से समझे थे यहाँ पर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो क्रॉप है वो हमारे पास मेनली वैसे खरीफ और रबी की हम बात करते हैं, बाकी जैद भी हमारे पास यहाँ पर आती है। खरीफ की जो क्रॉप है वो आपको टाइमिंग दे रखी कि कब से कब तक बोई जाती है। एग्जाम्पल क्या है, खरीफ की फसल को रेनी सीजन में बोया जाता है, जून में जैसे बोया जाता है, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। एग्जाम्पल है आपके जैसे धान होती हैं, जो राइस है, मेज है, मिलेट्स हैं, ये आपके खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं। रबी क्रॉप जो है वो आपकी विंटर सीजन में बोई जाती है, जो अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में बोई जाती है, मार्च टू अप्रैल में इसकी कटाई होती है। एग्जाम्पल है जैसे सोयाबीन है, पिजन पी है, व्हीट है, ये इसके एग्जाम्पल है। जैद क्रॉप क्या होती है, मार्च से लेकर जून में बोई जाती है, यानी कि मार्च में बोई जाती है, जून में इसकी कटाई हो जाती है। जैसे शुगर केन है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ये सारे आपके जैद क्रॉप होती हैं। तो ये हमें पता है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। चलो आगे हमने कहा जो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए है, द एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड इन इंडिया बिकॉज, हमने कहा कि यहाँ पर हम क्यों क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि एक तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि पहला पॉइंट आपको बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या की तुलना में कृषि भूमि जो है वो सीमित है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है, बल्कि वो कम भी हो रही है। तो हमने इसीलिए ये दो रीजन वहां पे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आपने कहा एफर्ट्स टू मीट द इंक्रीज इन फूड डिमांड्स, आपने कहा वो कौन कौन से एफर्ट्स है जो अभी तक लिए गए हैं, तो हमने कहा ग्रीन रिवोल्यूशन है एंड व्हाइट रिवोल्यूशन है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो हमारे क्रॉप से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारी फसलों से संबंधित है। व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या जो मिल्क प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी टेबल आपके पास इंपॉर्टेंट आती है, जिसमें ये वाला जो कॉलम है वो आपको क्रॉप्स के बारे में बताता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप, क्या वैल्यू है इनकी, कौन से न्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जाते हैं, वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो क्या है, सीरियल से। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्टार्ट कर लो, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये अभी और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स के एग्जाम्पल है जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है, शॉर्गम है, यानी कि जो अनाज हमारे होते हैं उनमें हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ये हमें देगा एनर्जी वैल्यू, और उसके बाद उसके फंक्शन आप लिख सकते हैं या इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं एक और कॉलम बना करके। कार्बोहाइड्रेट क्या देगा, हमें एनर्जी देता है, एनर्जी का मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है पल्सेस, यानी कि जो दालें हमारी होती है, जैसे कि ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, पिजन है, पी है, लेंटिल है, ये सारी हमारी दालें होती हैं। और हमारी दालों में मेनली जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है वो यहाँ पर बॉडी फॉर्मेशन में या बॉडी ग्रोथ में और बॉडी के रिपेयर होने में हेल्प करता है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हम कहते हैं। तो देखो प्रोटीन जो है वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो भी हमारे बॉडी में नई सेल्स बन रही हैं, जो भी आप ग्रोथ देख रहे हैं, जो वृद्धि हमारे शरीर में हो रही है वो प्रोटीन की वजह से है। बाकी रिपेयर भी करता है, जैसे हमें चोट लग जाती है, ठीक है, कहीं पर हमने कहा कि कोई भी सेल है जो डिस्ट्रॉय हो गई है, कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गया है, तो वहाँ पे जो रिपेयर का काम करेगा वो भी प्रोटीन करता है। नेक्स्ट आते हैं ऑयल सीड। ऑयल सीड में हमने कहा जैसे सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सीशम है, कैस्टर है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये सारे क्या होते हैं, बीज होते हैं जिनसे ऑयल निकलता है, और इनसे हमें क्या मिलती है, फैट मिलती है। फैट जो है वो एनर्जी का सोर्स है, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो फैट से ही मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा जो एनर्जी है वो फैट में होती है, क्लियर है। नेक्स्ट आती है हमारी वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट, जो हमारी सब्जियां होती हैं, जो मसाले होते हैं, या जो फल होते हैं, जैसे कैरेट है, सिनेमोन है, ऑरेंज है, स्पिनिच है। इनमें सारी चीजें क्या होती है, जैसे इनमें मिनरल्स भी मिलेंगे, कुछ मात्रा में विटामिन मिलेंगे, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी आपको मिलते हैं, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, लेकिन मिनरल्स एंड विटामिन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा जो फूडर क्रॉप्स हैं, जो हम यहाँ पे अपने जीव जंतुओं को देते हैं, जिसमें हमने कहा कि जैसे बरसीम है, ओस है, यहाँ पे सूदन ग्रास है, जो कि हम फूड फॉर लाइफ स्टॉक, यानी कि जो आप अपने पशुओं को चारे के रूप में देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, एक बार आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करना है इसको प्रॉपरली और इसको समझना भी है।
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के दो तरीके हमने पढ़े हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या समझा है एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल हमारे पास हमने लिए थे। हमने कहा कि एक क्रॉप वैरायटी है। अच्छा, वैरायटी का मतलब तो हम समझते हैं, जैसे कि हमने कहा जो धान है, धान की बहुत सारी वैरायटी होती है, जो गेहूं है उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ऐसे ही हमने एक वैरायटी ली है, एक प्लांट है, ठीक है। अब हमने कहा ये जो प्लांट है ये टॉल है, काफी टॉल है, लेकिन इसमें ये काफी टॉल है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या लगे हैं, ये हमारे लगे हैं सीड। कौन से? ये वाले। चलो सीड को, ये है हमारे सीड, ठीक है, टॉल प्लांट है और ये हमारे सीड है। दूसरा हमने कहा ये हमारे पास आता है शॉर्ट प्लांट, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सीड जो है वो ज्यादा है, ठीक है। क्या बात हुई है, एक हमारे पास टॉल प्लांट आता है, एक हमारे पास ड्वार्फ प्लांट आता है। अब इसमें आपने कहा कि ये इसकी लेंथ तो अच्छी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सीड क्या है, बहुत कम है, और इसकी लेंथ जो है वो छोटी है, इसमें नंबर ऑफ सीड बहुत कम है, इसकी हाइट छोटी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सीड जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो हमने पहला जो डिफरेंस देखा है वो देखा है नंबर ऑफ सीड, ठीक है। अब दूसरा हमने कहा कि अगर हम देखें ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है, इसमें ये क्या है, हेल्दी प्लांट है, ये हेल्दी प्लांट है, यानी कि ये जो प्लांट या क्रॉप की बात करेंगे, ये जो क्रॉप है पूरी वो कैसी है, हेल्दी है, यानी कि इसमें कोई बीमारी, कोई डिजीज इसमें नहीं लगती है। जबकि आपने कहा कि इजीली इसमें डिजीज लग जाती है, ठीक है, इसमें जो बीमारी है वो इजीली लग जाती है। तो दूसरा जो डिफरेंस आया है हमारे पास वो आया है डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी। चलो दोनों चीजें हमने दे दी हैं। अब बताओ कैसे यहाँ पर क्रॉप इंप्रूवमेंट होगा बाय हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ा था एक बार देखिए, इसको खुद सॉल्व कीजिए आप लोग। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि पहले तो डिफरेंस को हमने देखा है, दो डिफरेंस है, नंबर ऑफ सीड है। अगर इसमें मैं सीड को देखूं तो इसमें मिनिमम सीड है, और अगर इसकी बात करूं तो इसमें मैक्सिमम सीड्स है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, अच्छा इसमें एक जो पॉजिटिव कैरेक्टर इसका है कि ये क्या है, हेल्दी है, और इसका पॉजिटिव कैरेक्टर है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड है। इस प्लांट का एक ड्रॉबैक है कि इसमें क्या है, आपने कहा कि जो सीड है वो कम लगते हैं, और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि डिजीज जो है वो इजिली इसमें लग जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों प्लांट्स के बीच में यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। अच्छा क्रॉस कैसा होगा, मैं ये सारी चीजें हटा दूं, ये चीजें अगर मैं हटा दूं तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर जो हैं वो हमारे एक ही क्रॉप में आ जाएं, ताकि हमें नंबर ऑफ सीड भी अच्छे मिले, और हमें यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सीड है वो तो ज़्यादा मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी मिल जाए। तो हम इनके बीच में हम क्या करा लेंगे, क्रॉस करा लेंगे। क्रॉस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच में पॉलिनेशन करा दिया हमने। ये लो, ये क्या हो गई है, पॉलिनेशन हो गई है, ठीक है। पॉलिनेशन या परागण जिसको हम कहते हैं, पॉलिनेशन जब हुई तो अब यहाँ पर क्या बनेंगे, अच्छा यहाँ पे फ्लावर होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सीड इसलिए बनाए हैं कि हमें बताया है कि इस प्लांट में इतने सीड लगेंगे, इस प्लांट में इतने सीड लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, इसमें पॉलिनेशन हो गया है। इस पॉलिनेशन के बाद इसके अंदर क्या बनेंगे, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो गया, ये सीड बन गया है। अब इस सीड को जब बोया जाता है
ये हमारे पास सीड है, ठीक है। अब इस सीड को जब बोया जाएगा तो हमारे पास प्लांट बनेगा। प्लांट जब बना तो कुछ ऐसा प्लांट हमारे पास अब आएगा जिसमें हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ सीड जो हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्लस इसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी हमें मिल गई है, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी हमें मिल गई है। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, ठीक है। ये हमने क्या कराया है, क्रॉस कराया है। इसके बीच में दो अलग अलग प्लांट, दो अलग अलग जो वैरायटी हैं, क्रॉप वैरायटी जो है उनके बीच में, यानी कि ये वैरायटी कोई दूसरी रही होगी, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये वैरायटी कोई दूसरी रही होगी जिसको हम बी कह रहे हैं। इनके बीच में हमने क्या कराया है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पॉलिनेशन हो गई है, ठीक है। पॉलिनेशन जब हो गई है तो हमारे पास अब नए सीड आएंगे। जब नई सीड को बोया गया तो देखा गया इस प्लांट में प्रोडक्टिविटी भी हमें अच्छी मिली है और हमें यहाँ पर जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी हमें अच्छी मिली है। तो क्वांटिटी भी बढ़ी है और प्लस हमने कहा क्वालिटी भी बढ़ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें जरूरत नहीं है कि हम बार बार पॉलिनेशन कराएं अंडर कंट्रोल कंडीशन, ऐसा नहीं है। हमारे पास बीज आ गए हैं, हम इन्हीं बीजों को आगे बो सकते हैं जिनमें दोनों के कैरेक्टर होंगे। ये जो बीज हमें मिले हैं, जो हमने बोया है ये बीज, इस बीज में इसके भी कैरेक्टर हैं और इसके भी कैरेक्टर हैं, तो दोनों के कैरेक्टर इसमें आ गए हैं। तो ये तो हमने पढ़ा है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। अब जो संकरण होता है हमने कहा वो कैसा, कितने प्रकार का हो सकता है, इंटरवेराइटल, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक यहाँ पर हो सकता है। इंटर वेराइटल यानी कि दो अलग अलग किस्मों के बीच में आप पॉलिनेशन करा सकते हैं। इंटर स्पेसिफिक यानी कि जो अलग अलग जो प्रजाति है उनके बीच में आप करा सकते हैं। इंटर जेनेरिक यानी कि अलग अलग जो जीन्स हैं उनके बीच में आप यहाँ पर जो क्रॉस है वो करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में खुद यहाँ पे रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।